ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी कौन सी, इंडियन पॉलिटी, जो कि अपकमिंग एग्जाम वीडियो, वीपीडीओ, आरओ, एआरओ इन सभी में पूछी जाएगी। नाउ ये पूरी जो स्टडी मटेरियल है वो इन्हीं एग्ज़ाम को फोकस करते हुए प्रिपेयर की गई है। आज के बेसिस पे देखिए, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय शासन होता है, उस पर वीडियो है या वीपीडीओ है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, इन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी चैप्टर को, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं, उन सभी के बेसिक पे हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो या पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जितनी भी चीज़ें हैं, अब लगातार वीडियोस आएंगी। ये पहली वीडियो है पॉलिटी के बेसिस पे। तो इस पूरी वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है @UK यानी कि उत्तराखंड PR पब्लिकेशन। आप इसको टाइप करेंगे तो ऑलरेडी 1000 यहाँ पर सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए हैं। नाउ आज से हम डिटेल में, जब भी आपको ये वीडियो मिल रही है, आज से हम डिटेल में इसी ग्रुप में जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम मेनली फोकस कर रहे हैं वीडियो, वीपीडीओ, जो कि मई में एग्ज़ाम होने वाला है उस पर, ठीक है। और कोई दूसरा एग्ज़ाम के बेसिस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जो भी मटेरियल है इसी पे हम देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज का क्वेश्चन यही है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बेसिक सी चीज़ें आपके पास चैप्टर होते हैं, बट हम किसी चैप्टर को किस एग्जाम के फोकस पॉइंट से पढ़ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ना देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है वो वीपीडीओ 2018 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अभी आप बता नहीं पाएंगे, जनरली अगर बता भी दिया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बट अभी मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा तो इसके बेसिस पे, तो कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि आपसे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे। और एक और बात, ये जो पूरा लेक्चर होने वाले हैं, मटेरियल होने वाले हैं, वो हिंदी में रहेंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि जो इंग्लिश मीडियम है वो भी समझ पाएँ इसको, तो मैंने इंग्लिश भी यूज़ की है, हिंदी भी यूज़ की है। पिछली बार जब हमने वन दरोगा का पूरा पैटर्न और स्टडी मटेरियल, ऑलरेडी जो भी वन दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हमने कंप्लीट स्टडी मटेरियल पहले से ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वन दरोगा जो प्रिपरेशन कर रहा था उनको पता होगा, बट उस समय हमने सिर्फ इंग्लिश में ही वो दे दिया था। बट इस बात ध्यान में रखते हुए इंग्लिश और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये दोनों वीडियो आएंगी। तो आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243 क्लॉज F, ठीक है। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन है। बट अगर आप PR पब्लिकेशन के लिए वीडियो, वीपीडीओ, आरओ के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 854 जो पोस्टें हैं, ठीक है, तो उस पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा हिंदी में भी, ठीक है। टेस्ट सीरीज मिलेगी MCQ बेस्ड। इसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर मैंने टेस्ट सीरीज दिखाई हुई है कि कैसे आपको मिलेगी, जिसमें जनरल हिंदी, उत्तराखंड की GK और GS कंप्लीट होगी। वीडियो यूट्यूब पर आपको मिलते रहेंगी। प्री बुकिंग 1 दिसंबर तक है, 599 में आप करवा सकते हैं। बाद में इसकी प्राइसेस 1200 से ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। ओके नाउ अब पढ़ लेते हैं आज का जो टॉपिक है पॉलिटी का। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो, हम पहले पॉलिटी से हमने इसी से शुरुआत क्यों की। आप सबको पता है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हो या ग्राम विकास अधिकारी हो, ये हमारी 3 टायर की गवर्नमेंट होती हैं। आप सबको पता है हमारे भारत में 3 सरकारें होती हैं। एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, जिसे आप केंद्र सरकार कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद होती है जो लोकल गवर्नमेंट। ओके, ये 3 गवर्नमेंट हैं। आज हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमने सेंटर से स्टार्ट क्यों नहीं किया, स्टेट से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है पेपर ही उसी का है, वीडियो या वीपीडीओ का। एट द एंड आपको अपने ग्राम के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में जानना जरूरी है, तो उससे की पॉइंट आएंगे। अगर मैं यही कहूँगा कि इसको मैं UPSC के बेसिस पे पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर कुछ एनालिटिकल सोचना पड़ेगा, या PCS लेवल पर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मेंस के बेसिस पे सोचना पड़ता है। बट यहाँ पर फैक्ट बेस्ड हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और जो भी सब्सक्रिप्शन लेगा, देखिए ये PR पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है, आपको ये हैंड रिटन नोट्स उसी जो पेड सब्सक्रिप्शन है ना 599 रुपीज़ का, उस पर ये सब हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सभी स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो भी हम पढ़ाने वाले हैं। अभी उत्तराखंड की GK आने वाली है, उत्तराखंड की फैक्ट, इवन सामान्य हिंदी भी हम अपलोड करने वाले हैं। यानी कि पूरा कंप्लीट कोर्स वीडियो, वीपीडीओ के लिए हर एक टॉपिक को प्रीवियस पैटर्न एनालाइज करते हुए, यानी कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं। नाउ चलिए, ये तो हो गया इनिशियल की जो चीज़ें होती हैं, पहली वीडियो लेक्चर के बारे में बता दिया। नाउ लोकल गवर्नमेंट, या इसे आप स्थानीय शासन कहेंगे।
अब सबसे पहले ये किस शेड्यूल में या किस अनुसूची में आता है? ये आता है 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में, ठीक है। 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में 3 आती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें केंद्र की सूची होती है, जिसमें केंद्र के कानून बने रहते हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब राज्य की जो सूची होती है, कंकरेंट मतलब जहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट मेंशन होते हैं जहां पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो स्थानीय शासन है वो कौन सी अनुसूची में आता है? आंसर हो जाएगा 7th शेड्यूल, ठीक है। पहला आपका क्लियर हो गया। स्टेट लिस्ट में क्यों आता है आप सबको पता है। स्टेट लिस्ट में रखने के बेसिस पे क्या होगा, फिर जितना भी फाइनेंस होगा ना, इलेक्शन कमीशन होगा, वो स्टेट के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। बाद में हम देखेंगे गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं, पर अभी के लिए पहले ये जान लीजिए कि ये 7वीं अनुसूची में होता है, 7th शेड्यूल में होता है। ओके ना, उसके बाद संविधान का कौन सा संशोधन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके वजह से लोकल गवर्नमेंट बनी? तो आंसर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके बेसिस पे ग्राम पंचायत की, ठीक है। अभी लोकल गवर्नमेंट भी पढ़ रहे हैं, स्थानीय शासन पढ़ रहे हैं, वो भी ग्राम वाला, ठीक है। एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है म्यूनसिपैलिटीज़। अभी हम पूरी डिस्कशन कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ग्राम पंचायत के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। रूरल एरियाज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी अपने माइंड में क्लियर रखना। तो स्थानीय शासन आता है 7th शेड्यूल में पहला। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बेसिस पे ये लोकल गवर्नमेंट बनी थी, ओके ना। अब देखिए, कोई भी चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को बनने के लिए हमारी जो सरकारें होती हैं, हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो कमेटी बनाती है। कमेटी में लोग होंगे, 4-5 ग्रुप का लोग होता है, और वो रिकमेंड करती है सरकार को कि हाँ पर्टिकुलर ये चीज़ें बननी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ग्राम पंचायत के बारे में बात करूँ, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय शासन के ग्राम पंचायत के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर भी कमेटी बनी थी, समितियाँ बनी थी। तो उन समितियों के नाम पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसा था पिछले ग्राम पंचायत अधिकारी में, ग्राम विकास अधिकारी में, कि इनमें से कौन सी कमेटी जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए बनी थी, ठीक है। तो BR राय कमेटी, BR मेहता की कमेटी थी वो। तो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, कमेटी क्या है? बलवंत राय मेहता की कमेटी है, भारत सरकार ने अपॉइंट की थी, ठीक है, इस्टेब्लिश की थी। जनवरी 1957 में इस कमेटी को अपॉइंट कर दिया गया था। पहले तो यही डेट पूछी जा सकती है, जनवरी 1957 में BR मेहता की कमेटी बिठाई गई थी। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की नवंबर 1957 में, और रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया जनवरी 1958 में। ये कुछ डेट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो यही आएगा, 4 कमेटी समिति का नाम दे देंगे, आपसे बोलेंगे ग्राम पंचायत के लिए कौन सी समिति है, तो आप कहेंगे BR मेहता की, बलवंत राय मेहता की सबसे पहली कमेटी आई थी ग्राम पंचायत या लोकल गवर्नमेंट के लिए, ओके। अब नेक्स्ट फैक्ट है, अभी हम पंचायती राज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ये माइंड में याद रखना, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे, ओके। नाउ अब देखिए, हर एक राज्य की तरह उत्तराखंड में भी जो है पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ। बट आपसे पूछा जाएगा पहला राज्य कौन सा है जिसमें पंचायती राज स्थापित हुआ? पंचायती राज स्थापित हुआ तो वो है राजस्थान। राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज स्टैब्लिश हुआ। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? राजस्थान का है, ओके। उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ, वो 1959 में हुआ था, ठीक है, वो 1959 में हुआ था बाद में, ओके। तो पहला आ गया राजस्थान। तो राजस्थान पहला राज्य है जहां पंचायती राज स्टैब्लिश हुआ था। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा पहला राज्य बताइए जहां पर पंचायती राज स्टैब्लिश हुआ था, वो है राजस्थान, ओके। उसके बाद आंध्र प्रदेश। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यार BR मेहता की कमेटी है, उसके बाद कोई दूसरी कमेटीज़ भी आई? मैं कहूँगा हाँ, दूसरी समिति भी आई। पहली थी BR मेहता, बलवंत राय मेहता की, दूसरी है अशोक मेहता की, GVK राव की, LM सिंघवी की और गदगिल कमेटी। ये सभी जो कमेटीज़ है ना, ये जो सभी समितियां हैं पंचायती राज के लिए हैं। ये सब कि पंचायती राज कैसे इस्टेब्लिश होगा, क्या क्या इसमें होना चाहिए, ये सब समितियां आती हैं। तो इनको रट लो। आपसे 4 ऑप्शन ये भी दे दिए जाएंगे कि 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसमें से कौन सी समिति नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और चीज़, जो VPDO का था वो 12th पास था 2018 में।
अब ये है ग्रेजुएशन। अब सोच लो लाखों लोगों ने, लाखों बच्चों ने भरा है और सभी लोग compete कर रहे हैं, तो आप ऐसे अलग से, क्योंकि देखिए क्वेश्चन लेवल तो बहुत ज़्यादा हद तक मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा टफ बनेगा, तो उसके बेसिस पे ही आपको प्रिपेयर करना है। नाउ समिति अशोक मेहता है, JVK राव है, LM सिंघवी है एंड गदगिल कमेटी है। इन कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा, जिस कमेटी ने कुछ एक्स्ट्रा बोला है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है आपके लिए। जैसे LM सिंघवी की कमेटी क्या कहती थी, 1986 में बनी थी और ये तब बनी थी जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, और इनका ये कहना था कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। अभी जो हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, नाउ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 या संविधान संशोधन अधिनियम जो था वो LM सिंघवी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर आया था। कौन सी कमेटी है? LM सिंघवी। अब मैं थोड़ा सा ये डिटेल में जा चुका हूँ, एक एक पॉइंट जो थोड़ा सा है हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ताकि यार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी कमेटी ने बताया था कि पंचायती राज को एज ए संवैधानिक जो बॉडी है वो बनानी चाहिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो रिकमेंडेशन दी थी वो LM सिंघवी साहब ने ही दी थी, उनकी कमेटी ने दी थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला, अब ये स्नातक जिसने कर लिया है, सभी लोगों जो भी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके बेसिस में पूछा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट है गदगिल कमेटी। गदगिल कमेटी ने ऐसा क्या नेक्स्ट बोला, 1988 में बनी थी। राज्य का जो वित्तीय आयोग होता है, स्टेट का फाइनेंस कमीशन होता है। चलिए बताइए, जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, जो फाइनेंस कमीशन होता है कौन से स्टेट में मेंशन है। नाउ गदगिल कमेटी के बारे में बात करूं तो इस्टेब्लिश किया था इसने, ये बोला गया था स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य का वित्त आयोग और स्टेट इलेक्शन चुनाव आयोग इस्टेब्लिश होना चाहिए, ऐसा गदगिल कमेटी ने बोला। ओके, नाउ इतने तक कर लिया है हमने। अब ये सब चीज़ें हैं, मैंने कमेटी समिति के बारे में बता दिया, लोकल गवर्नमेंट यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में बता दिया, कौन कौन से इस्टेब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं कौन सी सरकार थी उस समय। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यार जब पंचायती राज को, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं वो भी समझें, इसलिए मैंने ये बाइलिंगुअल बनाया है, यानी कि हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है। तो जो भी स्टडी मटेरियल अभी पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे जो भी लेना चाहते हैं, या हिंदी मीडियम के छात्र, उनको वीडियो के साथ सिंक करना है, यानी कि वीडियो चलानी है और उसके बाद मटेरियल पढ़ना है, ताकि हर चीज़ आप आंसर कर पाओ। नाउ बात आती है कि यार पंचायती राज जो इंस्टीट्यूट है उसको संवैधानिक स्टेटस देने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो उसमें सरकार कौन सी थी? उसमें सरकार थी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, बिल को कहते हैं विधेयक। ठीक है, देखिए एक तरह से मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक तरह से एक्ट कैसे बनता है कोई। ठीक है, एक्ट कैसे बनता है वो जान लेते हैं। ओके, नाउ देखिए जान लेते हैं किस तरह से एक विधेयक विधिनियम बदलता है। ठीक है, यानी कि मैं हिंदी में मैंने लिख दिया है, अब मैं कुछ इंग्लिश में बता देता हूँ। यानी कि हमारा एक बिल पास होता है, अब बिल जाएगा या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, या तो लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। सपोज ये बिल विधेयक लोकसभा में पास हुआ, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनके पास साइन होगा, और जो ये बिल है ये एक्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? बिल, एक्ट। तो यही प्रोसीजर पूरे देश में फॉलो की जाती है कोई जो है एक्ट लाने के लिए। ठीक है, कोई एक्ट लाने के लिए। नाउ देखिए बिल को एक्ट कैसे बनता है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। बिल को विधेयक बोलते हैं। अब जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं एक बात जान लें। ठीक है, अब जब मैं भी बिल और एक्ट ही बोलूँगा, मैं ये अधिनियम या विधेयक नहीं बोलूँगा, इसलिए आपके लिए यहाँ पर शो कर दिया। नाउ अब देखिए कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई होगी, बिल पास हुआ होगा, तो सिंपल सी बात है जो संवैधानिक बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो संवैधानिक संशोधन करने वाला विधेयक है, 1991 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि कब लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विधेयक जो है 1991 में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, बिल बन जाता है एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि
73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में ये बन जाता है और 24 अप्रैल 1993 से ये बोला जाता है कि 1 साल के अंदर सभी राज्यों को अपने जिलों के अंदर ग्राम पंचायत जो है इस्टेब्लिश करनी है या पंचायती राज इस्टेब्लिश करनी है। कब? 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है, इसके 1 साल का टाइम दिया था सभी राज्यों को। ओके, अब मैं उसके बाद नेक्स्ट बताता हूं कि विधेयक कब पास हुआ, कैसे पास हुआ। विधेयक लोकसभा में पास होने की तिथि है 22 दिसंबर 1992। ठीक है, राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992। ठीक है, बट देखो फोर्स में कब आया? 24 अप्रैल 1993 में। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद सत्र जो विधानसभाएं होती हैं मान्यता दे देती हैं इस पूरे पंचायती राज इस्टेब्लिश को। और राष्ट्रपति की जो एसेंट होती है, देखो ये याद रखना, लोकसभा में विधेयक पास होता है 22 दिसंबर 1992 को, राज्यसभा में जो बिल पास होता है 23 दिसंबर 1992 को, राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, और देखो इसी के जैसे राष्ट्रपति के साइन होंगे ना 20 अप्रैल 1993 को, 4 दिन बाद ये फोर्स में भी आ जाता है 24 अप्रैल 1993 को। आई थिंक ये डेट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं याद करनी, क्योंकि इनके बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, ना अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992। ना अब बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के पार्ट्स के बारे में। यानी कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट मेंशन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी। ठीक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं डिटेल में, क्योंकि ये एट द एंड वीडियो या वीपीडीओ का एग्ज़ाम है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो एग्ज़ाम की नीड है, जो एग्ज़ाम का डिमांड है कि किस तरह से आपने पढ़ना है, उसी पर फोकस करते रहूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पढ़ा दो या जो भी चीज़ मेंशन है वो सब आपको बताते हुए चलो। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बेसिस पर ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन्हीं को पढ़ेंगे, ताकि ना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो, ना ही आप देखिए बहुत बार क्या होते हैं बच्चे एग्ज़ाम होता है तो वो बुक को पढ़ने में लगे रहते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है एनालाइज कीजिए और उसके बेसिस पर अपना आंसर फ्रेम कीजिए। नाउ इसी के बेसिस पर हम अपना स्टडी मटेरियल भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नाउ देखो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा संविधान है। ठीक है, हमारा क्या है? संविधान है। अब इसमें आर्टिकल होते हैं यानी कि अनुच्छेद जिसे आप कहते हो। ठीक है, इस पर पार्ट होते हैं जिसे आप खंड कहते हो, इस पर शेड्यूल होता है जिसे आप अनुसूची कहते हो। ठीक है, अब देखो है क्या, बहुत सिंपल सी बात है। संविधान के मान के चलो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर्स को मान के चलो पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं मान के चलो। ठीक है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अब मान के चलो किसी एक सपोज मान के चलो, अब देखिए आर्टिकल कोई भी चीज़ होता है क्या उस पर डिटेल में कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं? नहीं, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि देखिए फर्स्ट शेड्यूल में मैं बात करूंगा कि कंप्लीट पूरे भारत को बताया गया है कि कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से वो हैं। तो किसी भी चीज़ को डिटेल में बताने के लिए हमारे लिए क्या बनाए गए? खंड बनाए गए, ये अनुसूची बनाई गई। क्या बनाई गई? अनुसूची बनाई गई, तो उससे शेड्यूल कहते हैं। पार्ट क्या है? चैप्टर मान के चलो। ओके, तो डिटेल में आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। संविधान में पार्ट होते हैं, फिर शेड्यूल होते हैं, फिर आर्टिकल होते हैं। तो खंड, अनुच्छेद और जो अनुसूची के बारे में जानने के बाद तो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का संविधान के पार्ट 9 में मेंशन है, पार्ट 9 जिसे कहते हैं। इसके लिए अलग सा खंड जोड़ा गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? अभी पंचायती राज के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक। इसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ आता है। ठीक है, म्यूनसिपैलिटी जो थोड़ा सा शहरी क्षेत्र हो जाता है। अभी हम ये ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र के बारे में उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में मेंशन है। सूची कौन सी है? 11th शेड्यूल है।
29 फंक्शनल आइटम है, कार्यकारी विषय हैं, और आर्टिकल 243G में ये मेंशन है। ओके, तो इतने बस यही आपको याद रखना पड़ता है कौन सा पार्ट है, कौन से आर्टिकल्स तक मेंशन है शेड्यूल में, ये चीज़ें कार्यकारी विषय किस में है। पार्ट 9 खंड में है, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ओ मतलब ABCD होता है ना, ओ तक, ठीक है। 11th शेड्यूल, ओ का थोड़ा सा डिफरेंस समझना, ठीक है, अभी मैं अनुच्छेद भी बताऊंगा एक एक करके ना। 11th शेड्यूल है तो उस पर 29 फंक्शनल आइटम है, यानी कार्यकारी विषय, जो कि आर्टिकल 243G में है। इसका मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 243G में जो पंचायती राज में कौन कौन से विषय होने चाहिए वो 243G में लिखे हुए हैं, और 11th शेड्यूल में उनको पूरा एलोबरेट किया गया है, ठीक है। अब कभी आपसे ये पूछा जाए कि यार पंचायती राज इस्टेब्लिश करने से पहले संविधान में इसके बारे में कहीं जिक्र था, तो मैं कहूँगा हाँ, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 में, जो कि है DPSP यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका आर्टिकल 40 में इसका मतलब ये होता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि स्टेट को ग्राम के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, ग्राम विकास करना चाहिए। उसके लिए क्या है, आर्टिकल 40 है। हालांकि ये जस्टिसेबल इन नेचर नहीं होता, यानी कि अगर ये पूरा नहीं भी होगा तो आप ये नहीं जा सकते कोर्ट के पास कि यार ये पूरा नहीं कर रही है राज्य, इसलिए इसको 73rd एक संविधान में डालने की जरूरत पड़ी, ठीक है। पहले आर्टिकल 40 था DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व में ये शामिल है। ओके, इसके अंदर क्या है कि स्टेट के पास ये स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो विलेज का डेवलपमेंट करे। ओके, तो ये डिटेल में डिस्कस हो गया है। अब नाउ कुछ चीज़ें कर लेते हैं। 3 टायर सिस्टम है, त्रिस्तरीय प्रणाली है। एक तो होगी ग्राम सभा, फिर होगी इंटरमीडिएट, फिर होगी जिला, ठीक है। 3 है ग्राम पंचायत या पंचायती राज इस्टेब्लिशमेंट में 3 होती हैं, एक होता है ग्राम, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट। अब एक और चीज़ याद रखना, जिस राज्य में 20 लाख से जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती है उस पर माध्यमिक स्तर छूट देता है। यानी कि देखिए सभी राज्यों में ग्राम, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट में त्रिस्तरीय प्रणाली मतलब 3 टियर सिस्टम सभी राज्यों में होगा ही होगा। चाहे किसी भी जिले पे आप जाए ना, हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट होगा, इंटरमीडिएट होगा और ग्राम पंचायत होगा। बट ऐसे राज्य जिसमें 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या ना हो उस पर माध्यमिक स्तर आप नहीं भी बना सकते हो, राज्यों से कहा गया है ऐसा। पर जिसमें 20 लाख से ज़्यादा हैं उनको ये तीनों ही त्रिस्तरीय प्रणाली बनानी पड़ेगी। ओके, नाउ अब सिंपल सी बात है, चाहे ग्राम है इसे ग्राम कहेंगे, इंटरमीडिएट माध्यमिक कहेंगे और डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला कहेंगे, ठीक है। तीनों ही टियर में जो मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष की। अध्यक्ष जो होते हैं इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ ये डायरेक्ट आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं ना ग्राम में, तीनों टियर में, ग्राम में, इंटरमीडिएट में, डिस्ट्रिक्ट में, वो डायरेक्टली चुने जाते हैं। अध्यक्ष के बारे में बात करूँ, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट में इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अब आप कहेंगे जो अध्यक्ष होते हैं ग्राम के वो कैसे चुने जाते हैं? फिर जो अध्यक्ष होते हैं पंचायत के वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है। स्टेट लेजिस्लेचर कौन होंगे? जो एमएलए होते हैं ना। मैं जैसे उत्तराखंड का चंपावत में हूँ तो चंपावत में जैसे कैलाश अधिकारी हैं, एमएलए होते हैं बहुत सारे, पूरन फर्त्याल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो यही जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं यही लोग बनाते हैं, ठीक है। जितने भी एमएलएज होते हैं, जो विधायक होते हैं वो विधानसभा बनाते हैं। तो विधानसभा ही डिसाइड करती है कि यस इसका अध्यक्ष डायरेक्टली चुना जाना चाहिए या इनडायरेक्टली चुना जाना चाहिए, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। ओके, अब इतना सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो पहली वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली जो वीडियो होगी आरक्षण के लिए होगी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आरक्षण जो दिया जाएगा, एक्ट अधिनियम जनजाति, ये किसके लिए है। उसके बाद कितने साल का कितना कार्यकाल होता है ये भी पूछा जाएगा। राज्य का वित्तीय जो आयोग है उसके बारे में कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कितने ऐसे राज्य हैं जो छूट प्राप्त हैं जिसमें पंचायती राज नहीं होगी, कमेंसमेंट कब हुआ था, फिर पैसा क्या है, विस्तार अधिनियम क्या है, ये आपको जानने जरूरी हैं अगर आप ग्राम विकास अधिकारी वीपीडीओ देख रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी समिति कब बनी थी। जैसे BR राव हिंदी माध्यम के लिए भी है और अंग्रेजी माध्यम के लिए भी है, ठीक है।
ये हिंदी के लिए भी है और अंग्रेजी के लिए भी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके, इसके बाद और क्या होगा, ठीक है, जैसे ये चीज़ें हैं, ललित माथुर की कमेटी, BR ये है, ये सब डिस्कस मैं करते हुए चलूँगा। उसके बाद लास्ट में ये भी बताऊंगा कि पहले जनरल जो पंचायत हैं जो भी इंपॉर्टेंट होंगी, मतलब एक एक लाइन जो भी पूछी जा सकती हैं वो आपसे यहाँ पर है, और डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट से स्टेट की मैंने यहाँ पर थोड़े से ये पॉइंट जुटाए हैं आपके लिए जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। फैक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट राज्य सरकार की, उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट से ये लिया गया है, ठीक है। ओके, तो इतना सब हम डिस्कस कर लेंगे जो भी है। इस पर आर्टिकल भी मेंशन है, आर्टिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सा आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, जो आपके लिए जो आप रुके हुए थे, ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए 243 से अनुच्छेद 243 से 243O तक, ठीक है, पिछली बार हमारा यही पूछा गया था, ठीक है, जो मेंबर की योग्यता होती है। 243F डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी कि उस पर बताया जाता है कि कौन कौन सी योग्यता होगी, किसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पिछला जो 2018 का पेपर था यहीं से पूछा गया है, 243F वाला पेपर है, ठीक है। ये देखिए 243F वाला आंसर हो जाएगा फिर ये सदस्यता अयोग्यता या योग्यता 243F में मेंशन है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो ये पहली वीडियो है पॉलिटी के बेसिस पे, तो मैं इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी वीपीडीओ में पूछा जाएगा वो सब डिटेल में डिस्कस करूंगा, और उस लेवल तक, यानी कि आप सभी लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत बार जो बच्चे होते हैं सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि राइट डायरेक्शन में वो नहीं पढ़ते हैं, उनको पूछा कुछ अलग प्रश्न जाते हैं, वो पढ़ अलग बेसिस पर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर लॉन्च की है, तो 1 दिसंबर से पहले आप ले सकते हैं। किसी को भी लेनी है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है 7505134891 में। ओके, नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।